क्यों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है लेबर लॉ यानी श्रम कानून। और जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होती है कि नहीं, मैं प्रमोशनल एग्ज़ाम दे करके और एक अच्छा लेवल को प्राप्त करूं। तो उनके लिए एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 5 तक जा सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 5 में जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेलों में श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताएं। नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन रेलवे टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गेनाइज्ड लेबर टू डिसॉल्व डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस तंत्र का नाम क्या है? अस्थायी वार्ता तंत्र या परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, साथियों ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो उन सभी साथियों को ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में आप जिस प्रकार से बता रहे हैं वो कंटिन्यू बताते रहें। वो सारा का हमारी कोशिश है, वो कंटिन्यू मैं उस पर काम कर रही हूँ और उस पर वीडियो डाला जाएगा। तो जो टॉपिक है वो ज़रूर हमें सुझाएं ताकि मैं उस पर वीडियो दूँ आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्तर 3 PNM क्या है? व्हाट आर द 3 लेवल्स वेयर मीटिंग ऑफ PNM आर हेल्ड? तो रेलवे बोर्ड स्तर, क्षेत्रीय स्तर और मंडल स्तर। द रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल और डिविजनल लेवल। तो इस प्रकार आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वेतन और भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाले अधिनियम का नाम बताएं। नेम द एक्ट which aims promote the regular payment of wages with any arbitrary deduction। तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, साथियों क्या है कि ये नंबर ऑफ लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है, इसको कर लीजिए। कोशिश हमारी ये होगी कि जो ये लेबर लॉ का टॉपिक है इसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैं दूं। और इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कितनी कटौती अनुमत है? व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शंस परमिटेड फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। तो इसका आंसर है सहकारी सोसाइटियों को 75% और अन्य को 50% से अधिक नहीं। 75% ऑफ वेजेस टुवर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 50% ऑफ। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, असंगठित मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून है? नेम द एक्ट मेड टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ये आपका आंसर होगा। साथियों ये वेलफेयर ये लेबर लॉ से किन सारे साथियों का एग्ज़ाम का ये सिलेबस का विषय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता चले कि नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉइज़ है कितने ज़्यादा हैं जिनको ये लेबर लॉज से कुछ न कुछ बेनिफिट होने वाला है, वरना निरर्थक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? व्हेन वाज द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट इन्फोर्स्ड? तो 1/7/1924 से, यानी 1 जुलाई 1924 से वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है,
कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के तहत निजी तौर पर या दुर्घटना के कारण हताहत होने पर कितने दिनों का वेतन पाने का पात्र है? What is the duration a personal injury caused a result of accident is compensated in payment under the Employees Compensation Act? तो पूर्णतः या आंशिक विकलांग कर्मचारी को 3 दिनों की अवधि का टोटल और पार्शियल डिसएबलमेंट ऑफ वर्कर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 days, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? व्हाट इज द सेलिंग फॉर एक्स ग्रेटिया कंपेंसेशन अंडर ECA अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989? तो 25 लाख RS 25 लाख, ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के अंतर्गत रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय है? व्हाट इज द कंपेंसेशन अंडर द ECA इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉइज? तो मूल वेतन का 50% उम्र के अनुसार या 1,20,000 जो भी हो। 50% ऑफ वेजेस मल्टीप्लाइड बाई एज फैक्टर और 1,20,000 whichever इज मोर। तो इस प्रकार आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? साथियों ये इसको भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। लॉज लेबर लॉज के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? व्हेन डिड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कम इनटू इफेक्ट? तो 1/4/1949 से, यानी 1 अप्रैल 1949 से यह इम्प्लीमेंट हुआ, यह इफेक्ट में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्ट्री एक्ट लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होना आवश्यक है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए फैक्ट्री? तो फैक्ट्रियों के 10 पावर सहित और 20 कर्मचारी पावर रहित कार्य करने वाले, ये हो गया। 10 फॉर फैक्ट्रीज विच पावर एंड 20 वर्कर्स फॉर प्लेस विदाउट पावर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालन घर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है? हाउ मेनी वीमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ क्रिचेस फॉर चिल्ड्रेन ऑफ वीमेन एम्प्लॉयज? तो एटलीस्ट 30 फीमेल का होना जरूरी है। कितना? 30 या 30? आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है रेलवे में जांच पड़ताल और निपटान संबंधी मामले निपटाने वाले नियम का नाम बताएं। नेम द लॉ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड्स इन रेलवेज। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पास हुआ? ये भी कर लीजिए। तो व्हेन वाज द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 पास्ड? तो 1/6/1927 यानी 1 जून 1927 को ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ड हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है एक ट्रेड यूनियन में अधिकतम कितने लोग होते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स कैन फ्रॉम एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? तो 7 या अधिक, 7 और मोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है रेलवे में ऑनलाइन शिकायत निपटान तंत्र का नाम क्या है? नेम द ऑनलाइन ग्रीवियंस रेडरेजल मशीनरी फॉर रेलवे। तो निवारण या निवारण, टोटल कैपिटल में आप निवारण ऐसा कर सकते हैं, NIVARAN, निवारण यह तंत्र का नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर 17 है, निवारण में शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रेड रिसॉल्ट फॉर ग्रीवेंस इन निवारण? तो 30 डेज, 30 दिन, या 30 डेज यानी 1 मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, IOD के मामले में कितने वेतन का भुगतान किया जाता है? IOD के मामले में कितने वेतन का भुगतान किया जाता है? व्हाट इज द लीव सैलरी पीरियड इन IOD केसेस? तो पहले 120 दिन LAP के अनुसार और शेष LHAP के अनुसार। फॉर फर्स्ट 120 डेज एज दैट ऑन LAP एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड एज दैट ऑन LHAP। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है, रनिंग स्टाफ के विश्राम के लिए क्या नियम है? व्हाट आर द रेस्ट रूल्स फॉर रनिंग स्टाफ? तो मुख्यालय में 16 घंटे का विश्राम, अन्य स्टेशन पर 8 घंटे पूरा होने पर 16 आवर्स रेस्ट एट हेडक्वार्टर्स एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 आवर्स रेस्ट एट आउट स्टेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, विभिन्न श्रेणी में नियुक्त रेल कर्मचारियों के ड्यूटी के घंटे कितने हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट? तो इसका आंसर होगा गहन ड्यूटी के लिए 42 तथा अन्य के लिए 48 घंटे सप्ताह में, 42 फॉर इंसेंटिव एंड 48 आवर्स फॉर कंटिन्यूस्ड एंड 72 फॉर EI पर वीक आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, नेत्रहीन और दिव्यांग रेल कर्मचारियों को कितने प्रतिशत परिवहन भत्ता दिया है? हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉइज? तो सामान्य दर से 2 गुना परिवहन भत्ता और डबल द नॉर्मल रेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या 30 दिन से अधिक शिशु देखभाल पाने वाली महिला कर्मचारी परिवहन भत्ता पाने की पात्र है? आर वीमेन ग्रांटेड CCL फॉर मोर देन 30 डेज इंटाइल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं, नॉट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़ताल व तालाबंदी के में मूल अंतर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंट इन स्ट्राइक एंड लॉकआउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हड़ताल कर्मचारी द्वारा की जाती है जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की जाती है। स्ट्राइक इज डन बाय एम्प्लॉइज व्हाइल लॉकआउट आर डन बाय द एम्प्लॉइज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉकआउट कौन कर सकता है? एम्प्लॉइज कर सकता है, लेकिन हड़ताल कौन करेगा? तो कर्मचारी करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल में जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए? हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस? तो 6 सप्ताह या 6 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्मचारी की छंटनी संबंधी प्रावधान किस अधिनियम व नियम में निहित है? व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द लॉयफ्स ऑफ एम्प्लॉइज? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25 का F में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25 का F। ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, संवैधानिक कैंटीन के ईंधन व लाइट आदि की व्यवस्था करने के बाद कैंटीन को किस आधार पर चलाया जाना चाहिए? आफ्टर अरेंजिंग फ्यूल एंड लाइट etc ऑन विच बेसिस शुड द कैंटीन बी रन? तो बिना लाभ वाहन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 27 है, कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्यों के घंटे क्या है? इनके कार्य के घंटे बढ़ाने में कौन सक्षम है? व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क्स ऑफ एम्प्लॉइज अंडर द फैक्टर एक्ट हु इज कंपेटेंट फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स? तो 48 घंटे मुख्य कारखाना निरीक्षक, 48 आवर्स चीफ वर्कशॉप इंस्पेक्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, किन परिस्थितियों में एक कारखाने में शिशु पालना गृह खोलना अनिवार्य है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट मैंडेटरी टू ओपन ए बेबी केयर इन फैक्ट्रीज? तो 30 महिला कर्मचारी पर या 30 वीमेन एम्प्लॉइज पे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, कारखाना अधिनियम में दी जाने वाली 2 सुविधाओं के नाम बताइए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 फैसिलिटीज टू बी गिवन इन द फैक्ट्री एक्ट? तो कैंटीन व स्नान घर, कैंटीन एंड बाथरूम, ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। साथियों, कमेंट सेक्शन में आप अपना विचार को जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे आप रूबरू होने के लिए कमेंट के माध्यम से ही हो सकते हैं, और हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं, प्रत्येक कमेंट को अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति फैक्ट्री में कब अनिवार्य होती है? व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन अ फैक्ट्री इज मैंडेटरी? जब 500 और उससे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त होने पर। वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है, WCA का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WCA? तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1936, ये इसका फुल फॉर्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 है, अगर कोई कामगार शराब पिए होने के कारण कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसे मुआवजा देय होगा? इफ ए वर्कर्स डेड बाय एक्सीडेंट ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल विल ही बी कंपेंसेटेड? तो यस, तो इसका आंसर क्या है? यस, इट इज ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, WC एक्ट के तहत कमिश्नर की नियुक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अंडर द WC एक्ट द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार द्वारा, बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट दी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है, किन परिस्थितियों में कर्मचारी की स्वयं की गलती से हुई दुर्घटना के बाद भी नियोक्ता प्रतिकार देने हेतु उत्तरदायी होगा? In which circumstances would the employer be liable to give retaliation despite the accident caused by the employee's own fault? तो मृत्यु पर, ऑन डेथ, ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या एक कर्मचारी जो डीजल शेड में पेंटर का कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है और उसकी 4 माह पश्चात टीबी का बीमारी घोषित किया जाता है, तो रेलवे प्रतिकार देने हेतु बाध्य होगी? वेदर एन एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड एज अ पेंटर वर्किंग इन अ डीजल शेड एंड आफ्टर 4 months of retirement he is suffering from TB, then is he eligible to give compensation? तो हाँ, यदि उसे बीमारी रेल कार्य के कारण हुई हो। यस, इफ सिकनेस इज ड्यू टू रेलवे वर्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 है, दुर्घटना एक्सीडेंट की सूचना किस प्राधिकारी को किन परिस्थितियों में देना अनिवार्य है? टू विच अथॉरिटी एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज मैंडेटरी टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट? तो इसका आंसर होगा कारखाना निरीक्षक को तथा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्य करने में असमर्थ होने पर 48 घंटे के अंदर सूचित किया जाएगा।
Workshop inspector will be noticed within 48 hours of the death of the employee or if the person is unable to work after the accident। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कब है, डेट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें ताकि उस हिसाब से मैं काम भी करूं, उस हिसाब से आपके लिए वीडियो दूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 है, एक नैमित्तिक श्रमिक जो ड्यूटी के दौरान चोटग्रस्त हो जाता है तथा जिसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन आधे माह का भुगतान किया गया है, क्या वह PLV पाने का हकदार है? An casual labor who is injured during the duty and who has been paid half a month under the Employees Compensation Act, is he entitled to get PLV? तो इसका आंसर होगा नो, PLV उनको नहीं मिलेगा, इट इज फॉल्स। आइए क्वेश्चन 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी श्रम अधिनियमों को लागू करवाने का किस सरकार का दायित्व है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉस? तो केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का। आइए क्वेश्चन 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रेलवे उत्पादन इकाइयों के मालिक ऑक्यूपायर के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है? अंडर द वर्कशॉप एक्ट 1948 हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑक्यूपायर ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स? तो मुख्य कारखाना प्रबंधक या चीफ वर्कशॉप मैनेजर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कारखाना अधिनियम 1948 किस तिथि को प्रभावी हुआ? When did the वर्कशॉप एक्ट 1948 come into effect? तो 1 अप्रैल 1949 को 1/4/1949 यानी 1 अप्रैल 1949 को अफेक्टेड हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, कारखाना अधिनियम के तहत कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर द वर्कशॉप एक्ट? तो राज्य सरकार करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है? आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कारखाना की दीवारें जिस पर सफ़ेदी हुई वहाँ कितने समय बाद पुनः सफ़ेदी की जानी चाहिए? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द वर्कशॉप शुड बी वाइट वॉश्ड? तो 14 माह बाद, 14 माह के बाद, 14 मंथ्स लेटर।